हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने YouTube चैनल वर्क्स गुरुकुल में आपका स्वागत व्यक्त करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट। आज ये पहला लेक्चर है वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट का और मैं इसको अपने सब्जेक्ट्स नोट्स को शेयर करके आपको बताने जा रहा हूं। मैंने ये नोट्स अपने कॉलेज BM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया है, जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो यहाँ पे हम चलते हैं पहले टॉपिक के ऊपर और पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन के पार्ट पे हम चलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ कि वाटर सप्लाई क्यों जरूरी है। हम सबको पता है कि एयर के बाद सबसे कोई इम्पोर्टेंट चीज है अपने लाइफ के लिए तो ये वाटर ही है। हम एयर के बिना 5 से 10 मिनट भी नहीं जी सकते, वैसे ही हम वाटर के बिना 1-2 दिन तक भी नहीं जी सकते। कंडीशन पे डिपेंड करता है, गर्म और ठंड, मतलब 1-2 दिन मैक्सिमम हो गया। किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए वाटर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और खास करके हम इंसान के लिए तो हम पूरी तरह से हमारा लाइफ वाटर पे डिपेंड करता है और भी बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, बट वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जैसा हमें पता है कि एयर जो है वो फ्रीली अवेलेबल है हर जगह, हर कहीं पे भी हम जाएं एयर जरूर अवेलेबल होगा। हाँ, ये अलग बात है कि पॉल्यूशन के कारण दिक्कत होती है। पॉल्यूशन के कारण हमें जो एयर मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता, कोई और भी एयर मिल जाता है। कहीं कहीं पे ऑक्सीजन की कमी होती है, बट एयर की कमी नहीं होती है। एयर हर जगह अवेलेबल होता है। ऑक्सीजन की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, इस पे डिपेंड करता है, जगह पे डिपेंड करता है, पॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, बट एयर कम नहीं होता। लेकिन वाटर के साथ अलग केस है। वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं है, कहीं पर है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, कहीं पर नहीं है, कहीं पे है तो वो यूज करने लायक वाटर नहीं है। तो इस तरह से वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं है, हमारे यूजफुल वाटर नहीं है हर जगह अवेलेबल। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे कि कितना वाटर है, कितना क्या यूजफुल है, कैसे हम कह सकते हैं यूजफुल है या नहीं है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये वाटर के बारे में बात करते हैं कि कितना वाटर हमारे पास अवेलेबल है। वर्ल्ड का जो ओशियन सबसे बड़ा सोर्स है वाटर का, तो ये वर्ल्ड का 70% हिस्सा कवर करता है। अगर ओवरऑल हम लैंड और वाटर की बात करें तो 70% हिस्सा शेयर करता है। और अगर सिर्फ हम वाटर की बात करें तो 97%, ऑलमोस्ट 97.2% जो है ओशियन शेयर करता है वाटर का। तो एक बहुत ज्यादा हिस्सा शेयर करता है। फिर भी हम कहते हैं कि वाटर हमें वाटर की कमी है। लेकिन ये जो ओशियन है ये हमारा पूरा हिस्सा तो शेयर करता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि इसके साथ हम इस वाटर को यूज नहीं कर सकते। ये बहुत ज्यादा सलाइन होता है, ये नमकीन वाटर बहुत ज्यादा नमकीन होता है, इस कारण से हम इसका यूज नहीं कर सकते। और जो नॉर्मल जो वाटर है वो हमारा 3% से भी कम वाटर हमारे पास अवेलेबल है ओशियन के अलावा, जिसका हम यूज करते हैं और उसको भी हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, फिर भी हम यूज कर सकते हैं, बट ओशियन के साथ ऐसा है कि हम यूज नहीं कर पाते। हाँ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, बहुत सारे कंट्री इस पे काम कर रहे हैं, हमारी कंट्री भी काम कर रही है कि हम ओशियन के वाटर को यूज कर पाए, उसको ट्रीटमेंट करके अपने यूज में ला सके। हम अगर ओशियन के वाटर को ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं तो हम बहुत फायदे में रहेंगे, फिर हम वाटर की कमी नहीं होगी, किसी भी कंट्री को वाटर की कमी नहीं होगी। लेकिन आज के डेट में ओशियन का वाटर हम यूज नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम जो डिपेंड करते हैं वो रिवर पे डिपेंड करते हैं और लेक्स पे डिपेंड करते हैं, ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं, तो ये सब दिक्कत आती है। अब हम आते हैं थोड़े से हिस्ट्री में आते हैं कि हमारे सिविलाइजेशन, मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया हुआ है, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। हमारे अर्लियर टाइम में भी हम यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि कुकिंग, बाथिंग और ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए हम यूज करते थे, और हमारे अर्लियर टाइम में भी मेजर जो रिवर की सिस्टम है उस पर हम वाटर का यूज करते थे, वाटर पे डिपेंड रहते थे। और जो हमारा क्वालिटी का बात है, तो क्वालिटी हम पहले से भी हम थोड़ा सा हम ये करते थे कि हम जैसे सनलाइट पे दे देते थे वाटर को, कॉपर वेसल्स का यूज करते थे, चारकोल या सैंड से फिल्टर कर लेते थे अपने वाटर को। तो क्वालिटी अगर बेहतर नहीं होता था तो पहले के जमाने में 2000 BC में भी, जैसा कि हमारे एक संस्कृत के लिटरेचर सुरसी संहिता में लिखा हुआ है
कि वहां पे हम कॉपर वेसल्स का यूज करते थे, सनलाइट के पे वाटर को छोड़ देते थे। ये सब क्यों करते थे? क्योंकि इम्प्योर वाटर उस टाइम पे भी होता था और उसको प्योरिटी के लिए अगर हम सनलाइट पे कुछ देर इस पे रिसर्च भी किया गया कि अगर हम सनलाइट पे मतलब वाटर को छोड़ दें या फिर कॉपर वेसल में छोड़ दें 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, तो उसमें मौजूद जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उसको वो किल कर देता है। तो ये यूजफुल हो जाता है। ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम जो है वर्ल्ड लेवल की अगर हम बात करें तो 1849 में जॉन स्नो एक ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोलरा नाम की एक डिजीज का फाइंड आउट किया था। 14,600 डेथ्स हुए थे। सोचो 1849 में, जब हमें पता ही नहीं था कि वाटर की क्वालिटी की वजह से डेथ्स होते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। और ये मतलब पहले हो जाता था लेकिन पता नहीं था कि वाटर की क्वालिटी की वजह से इतना कुछ होता है। तो धीरे धीरे साइंस डेवलप करता गया, फिर पता चला कि नहीं, वाटर की वजह से, वाटर की इम्प्योरिटीज की वजह से हम ड्रिंकिंग वाटर जो ड्रिंक कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इम्प्योर है। इसके वजह से हम पीते जा रहे हैं और उसकी वजह से बीमारी डेवलप हो रही है। जैसे बहुत सारे डिजीजेज हैं, टाइफाइड, डिसेंट्री, कोलरा, ये सब वाटर बोर्न डिजीजेज हैं जो हम खराब पानी, गंदा पानी पीने से ये सब डिजीज हो जाती है। तो ये सब मैं थोड़ा सा सर्वे भी किया हुआ है कि 63% टाइफाइड के द्वारा हुआ, 23 डिसेंट्री हुआ, 63% डायरिया हुआ। तो ये सब पिछले जमाने में पहले के ये सब रिसर्च किया गया WHO के द्वारा और बताया गया कि बहुत ज्यादा इससे होता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्यों जरूरी है, अब आपको समझ में आ गया कि क्वालिटी जो है वाटर की, मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारा जो, हमें एक तो वाटर की कमी है कि हमारे जो 100% वाटर है उसमें से 3% से भी कम हमारे पास उपलब्ध है वाटर। और उसके बाद वो 3% भी अगर सफिशिएंट है तो भी वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करता, उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ये नहीं है कि हर जगह का रिवर का पानी साफ है या हर लेक का पानी साफ है कि उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, डायरेक्ट हम उठाए और पानी पी लिए, या हम अपने ड्रिंकिंग के अलावा भी कुकिंग पर्पज के लिए यूज कर लिए या फिर बाथिंग पर्पज के लिए यूज कर लिए। तो हमने देखा है, बहुत सारा रिसर्च हुआ है, बहुत ज्यादा ये हुआ है, क्वालिटी टेस्टिंग हुआ है, तो हर जगह का पानी ठीक नहीं है। कहीं कहीं पे कह सकते हैं कि बेहतर है, जो कि बिना ट्रीटमेंट के भी हम पी सकते हैं। लेकिन इंडिया की हालत अब ऐसी है कि रिवर की कंडीशन बहुत खराब है, लेक्स की कंडीशन बहुत खराब है, तो हर जगह का पानी अब बिना ट्रीटमेंट किए हुए, बिना उसके कुछ किए हुए हम नहीं कर सकते, हम नहीं पी सकते। तो इसलिए वाटर सप्लाई बहुत जरूरी है, इसका अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है। अब ये है कि मान लो कि कहीं पे, मैंने जैसे पहले बताया कि कहीं पे वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, पब्लिक को इजीली अवेलेबल है, और कहीं पे बिल्कुल नहीं है। तो क्या हम ऐसा सिस्टम लाएंगे कि जहां पे अवेलेबल नहीं है बस वहां के लिए हम करें वाटर सिस्टम, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग जो है डिपार्टमेंट जो हम सेटअप करेंगे, क्या सिर्फ उन एरिया के लिए करेंगे कि जहां पे वाटर अवेलेबल नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो उनके लिए तो करेंगे ही करेंगे, उनको लिए अरेंजमेंट करेंगे कि वाटर कहाँ से हम लाएं, और इसके साथ साथ जहां अवेलेबल है वहां पे भी हम ये ध्यान रखेंगे कि क्वालिटी मेंटेन हो सके। ऐसा नहीं है कि हम इम्प्योर वाटर उनको प्रोवाइड कर दें, वो इम्प्योर वाटर पीता जाए और फिर बीमार पड़ते जाए। ठीक है। तो हमारे ये फर्ज है, ये वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग जो हमारा ये बनाने का मकसद यही है कि हम प्रोवाइड करें, सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड करें और प्योर वाटर प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम वाटर प्रोवाइड कर दिए तो मेरा काम हो गया, हमें प्योर वाटर भी प्रोवाइड करना है। ये पूरा वाटर सप्लाई का ये मेन एम है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नीड मैंने बता दिया कि क्यों जरूरी है। Protected water supply means the supply of water that is treated to remove the impurities and made safe to public health. जो प्रोटेक्टेड वाटर है उसको हमको वाटर सप्लाई करना है, ट्रीटमेंट करने के बाद कोई भी इम्प्योरिटीज है उसको करने के बाद, कोई भी अगर वाटर में बी पॉल्यूटेड बाय फिजिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल एजेंट, तो कोई भी अगर पॉल्यूशन है तो उसको हमको खत्म करके, उसको ट्रीटमेंट करके, उसके बाद ही हमें वाटर का सप्लाई करना है। यही मेन मकसद है। कुछ यहाँ सर्वे किया गया था पर कैपिटा के हिसाब से, लिटरेसी के हिसाब से इंडिया और यूएसए के बीच में। इसके बाद हम आते हैं मेन
ऑब्जेक्टिव के ऊपर, इस पे हम फोकस करते हैं कि हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला मेन ऑब्जेक्टिव सब मैंने बताया, फिर से एक बार देख लेते हैं कि टू द पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि टू प्रोवाइड होलसम वाटर टू द कंज्यूमर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। होलसम वाटर के बारे में मैं आऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक है। तो आप पहला ये जान लो कि हमें होलसम वाटर कंज्यूमर तक पहुंचाना है, किस पर्पस के लिए? ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। प्योर वाटर से भी एक टर्म निकलता है होलसम वाटर, ठीक है। तो हमें होलसम वाटर कंज्यूमर तक पहुंचाना है ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, टू सप्लाई एडिक्वेट क्वांटिटी टू मीट एट लीस्ट द मिनिमम नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। हमें पहले तो कंडीशन ये है कि हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए होलसम वाटर कंज्यूमर, मतलब एकदम प्योर वाटर हमें पहुंचाना है। सेकेंड है कि हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में पहुंचाना है, क्वालिटी बेस्ट रखना है। फिर सेकेंड है कि क्वांटिटी भी बेस्ट रखना है, क्वांटिटी कमी नहीं होनी चाहिए। जो नीडफुल है, मिनिमम नीड्स है, उसको कंप्लीट हमें पूरा करना है। थर्ड लाइन है टू मेक एडिक्वेट प्रोविजन फॉर इमरजेंसीज लाइक फायर फाइटिंग, फेस्टिवल्स, मीटिंग्स etc। तो हमें कोई भी इमरजेंसी होती है, मान लो कहीं आग लगता है, कोई फेस्टिवल की जरूरत है, तो वहां पे हमें इमरजेंसी के लिए एडिक्वेट वाटर रखना होगा। फोर्थ पॉइंट है कि टू मेक प्रोविजन फॉर फ्यूचर डिमांड्स ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टोरेज एंड कन्वेंस। तो हमें फ्यूचर डिमांड के लिए भी सोचना होगा कि मान लो किसी पॉपुलेशन बढ़ जाता है, कोई लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड से आगे बढ़ने से वाटर का कंजम्पशन ज्यादा होता है। मैं थोड़ा आगे इस पर ज्यादा ये करूंगा, डिस्कस करूंगा। स्टोरेज और कन्वेंस के लिए हमें फ्यूचर डिमांड के लिए तैयार रहना पड़ेगा, इसके लिए हमें प्रोविजन रखना पड़ेगा। मान लो हम कोई नया प्रोजेक्ट सेट करते हैं, कोई नया, मान लो किसी इलाका में कोई पुराना ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं है, हम डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर रहे हैं, गांव के लोग खुद से कुआं से निकाल रहे हैं या हैंडपंप से निकाल रहे हैं या फिर रिवर से ले रहे हैं, लेकिन हम वहां पे नया सेटअप कर रहे हैं, वाटर सप्लाई का सिस्टम पूरा सेटअप कर रहे हैं, घर घर तक पानी पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हम देखेंगे कि वहां उनका सबसे दो चीज बहुत ज्यादा देखेंगे कि उस गांव का पॉपुलेशन कितना है और उस गांव के लोग कितना यूज करते हैं वाटर, मतलब पर हेड, पर आदमी कितना यूज करते हैं। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन कितना है और कितने यूज करने वाले हैं। तो यूज करने वाले में भी डिपेंड करता है कि वो सोसाइटी कैसा है। मान लो बहुत रिच फैमिली है, बहुत रिच लोग रहते हैं, वहां पे एक बड़ा सा मकान है, उसमें 2-4 लोग रह रहे हैं, और एक छोटा सा मकान है जिसमें 10 लोग रह रहे हैं। तो दोनों में से ज्यादा कौन यूज करेगा? एक रिच फैमिली वाले ज्यादा यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका घर में बहुत ज्यादा मतलब एसेंशियल चीजें के अलावा बहुत सारे चीजें ऐसी होंगी जहां पे वाटर का यूज होगा, और 4 लोग मिलकर, तो वहां पर कैपिटा जो पर पॉपुलेशन के हिसाब से होता है वो ज्यादा यूज हो जाएगा। मान लो उनके घर में बाथ टब होंगे, उनके घर में कार होंगे, उनके घर में गार्डन्स होंगे, उनके नंबर ऑफ फ्लोर्स बहुत ज्यादा है, तो फिर उनको साफ सफाई के लिए बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो रिच फैमिली में, रिच पीपल्स के सोसाइटी में वाटर का कंजम्पशन पर हेड ज्यादा होगा। और जो बेसिक नीड्स हैं जैसे खाने का, पीने का पानी, जो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए है, कुकिंग पर्पसेस के लिए है, वो लगभग बराबर होता है। एक इंसान 5 लीटर की जगह 50 लीटर नहीं पी जाएगा, कोई थोड़ा बहुत का फर्क रहेगा, 5 की जगह 6 पी लेगा, 4 पी लेगा, लेकिन 5 की जगह 50 वो रिच है या गरीब है ये डिपेंड नहीं करता कि वो 5 की जगह 50 पी लेगा। हाँ, गरीब आदमी अगर कोई लेबर है, मान लो धूप में काम कर रहा है, तो वो जरूरत से थोड़ा ज्यादा जरूर पिएगा, बट उसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए लगभग सेम पिएगा। बट जैसे मैंने बताया कि रिच लोगों के घर में बहुत ज्यादा सामान होते हैं जिससे हम वाटर की कंजम्पशन बहुत बढ़ा देंगे, जैसे बाथ टब हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, गार्डन हो गया, कार्स हो गया, उनको धुलने के लिए चाहिए, नंबर ऑफ फ्लोर्स बहुत ज्यादा है, तो ये सब के लिए बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। और 4 लोग हैं, उतने में इतने ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है। अब बट जैसे मैंने बताया एक छोटे से घर में 10 लोग हैं, तो वो 10 लोग फिर मिनिमम यूज करेंगे खाने के लिए, पीने के लिए, फिर बाथिंग पर्पसेस के लिए, थोड़े बहुत साफ सफाई के लिए, क्योंकि उनके घर में ना तो बाथ टब होगा और ना तो कार होगा और ना स्विमिंग पूल होगा। तो ये सब बेफिजूल की जो वाटर का कंजम्पशन है ये नहीं होगा, बेसिक नीड्स ही पूरा करेगा। तो हमारा ये मकसद है कि बेसिक नीड्स को पहले पूरा करें और क्वालिटी मेंटेन करें।
और इसके साथ साथ हम जब मैं बात कर रहा था अभी कि जब न्यू गांव में या किसी ग्रामीण एरिया में हम जब न्यू सेटअप करते हैं तो क्या हमें मतलब आज के पॉपुलेशन ध्यान रखना है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें 10 साल 20 साल 30 साल का आगे का प्रोजेक्ट देखना है। तो हम आज का तो पॉपुलेशन देखेंगे ही कि आज कितना पॉपुलेशन है और आज का कितना कंजम्पशन है, बट हम 10 साल 20 साल आगे का भी सोचेंगे कि 20 साल बाद कितना पॉपुलेशन हो सकता है। तो उतना हमें उसके लिए तैयार रखना पड़ेगा। उसके लिए हम अपना सिस्टम को आज ही उतना मेंटेन करना पड़ेगा कि 10 साल 20 साल तक भी दिक्कत ना हो, क्योंकि बार बार तो ऐसा नहीं है कि हम 10 महीने के बाद हमने चेंज कर दिया पूरा सिस्टम। जो पाइपलाइन सेटअप किया, जो हमने सोर्स हमने तय किया, वो सब हम चेंज कर दिए। तो हम इसका ध्यान रखेंगे। इस पे हम और आगे आएंगे, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग वगैरह में डिस्कस करेंगे। अभी हम ऑब्जेक्टिव पे आ रहे थे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि होलसम वाटर प्रोवाइड करें कंज्यूमर को। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि एडिक्वेट क्वांटिटी में हम प्रोवाइड करें। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इमरजेंसी के लिए हम रखें। मान लो कभी आग लग गया या फेस्टिवल हो गया तो जितनी कंज्यूमर है हम बस उतना ही अगर हम करते हैं तो मान लो आग लग गया तो हम फिर वाटर कहाँ से लाएंगे? तो हमें इमरजेंसी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फ्यूचर के डिमांड के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। मान लो पॉपुलेशन ज्यादा हो जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड, आज हम गरीब हैं लेकिन उस एरिया में कुछ ऐसा डेवलपमेंट होने वाला है, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आने वाला है कि हो सकता है 10 साल के बाद बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए, लोग ऐसे ही अमीर हो जाए। तो फिर वहां पे क्या होगा कि रिच फैमिली ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर वहां पे वाटर की कंजम्पशन ज्यादा होगी। तो फिर हम उसके लिए तैयार रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है कि टू प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ वाटर एट सोर्स, स्टोरेज एंड कन्वेंस। हमारे लेवल पे वाटर का कोई भी पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। जहां से हम सोर्स ले रहे हैं, जहां से वाटर ले रहे हैं, वहां पे पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। हमने जहां स्टोर किया हुआ है वहां पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। और जब तक हम कंज्यूमर तक पहुंचाना दे तब तक पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। वहां तक हमारी जिम्मेदारी है कि कंज्यूमर तक हम विदाउट पॉल्यूशन हम उनको वाटर प्रोवाइड करें। इसके बाद है टू मेंटेन द ट्रीटमेंट यूनिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन गुड कंडीशन विथ एडिक्वेट स्टाफ एंड मटेरियल्स। जो ट्रीटमेंट प्लांट है या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको हम गुड कंडीशन में रखें और स्टाफ्स और मटेरियल्स जो है एडिक्वेट क्वांटिटी में रखें। और लास्ट पॉइंट है टू डिजाइन एंड मेंटेन द सिस्टम दैट इज इकोनॉमिकल एंड रिलायबल। इंडिया जैसे कंट्री में इकोनॉमिकल वर्ड हर जगह यूज होता है। हमें डिपेंड करना पड़ता है हर चीज में फंड्स के ऊपर। फंड है तो सब कुछ काम है, नहीं है तो हम बहुत मिनिमम यूज में, मिनिमम खर्चे पे काम चलाएंगे। तो हमें हर काम में इकोनॉमिकल रहना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि क्या इकोनॉमिकल है, क्या बेस्ट है, बेस्ट के साथ साथ क्या इकोनॉमिकल है। ये नहीं कि हम बेस्ट के चक्कर में अपना इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा महंगा हम यूज करें। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम प्योर से प्योर होलसम वाटर जो होता है वो कंज्यूमर तक पहुंचाएं। हमें क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है और हमें इकोनॉमिकल भी रहना है। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना है, जहां तक हम बचा सकते हैं बचाएंगे। पॉल्यूशन फ्री भी रखना है अपने सिस्टम को। एडिक्वेट स्टाफ्स भी देने हैं, एडिक्वेट मटेरियल्स भी देने हैं। फ्यूचर डिमांड के लिए भी हमें रखना है। और उसके बाद इमरजेंसी, लास्ट में इमरजेंसी के लिए भी हमें तैयार रहना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव हमारे हैं वाटर सप्लाई सिस्टम के। तो ये सब आपको वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहना है। एग्जाम्स में भी, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी पूछ सकता है। ऐसे छोटा क्वेश्चन है बट ये पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम होलसम वाटर पे। होलसम वाटर एक तरह से कह सकते हैं कि प्योर वाटर को कहते हैं। बट ये जो प्योर वाटर है, ये प्योर वाटर क्या हमारे नेचर में मिलता है? डायरेक्टली प्योर वाटर कहीं मिलता है? अवेलेबल नहीं है नेचर में। हम कहते हैं कि ये प्योर वाटर है, दिखता है कि इम्प्योरिटीज नहीं है, कुछ मिक्स नहीं है, गंदा नहीं है, तो ये प्योर वाटर है। ऐसा नहीं है, प्योर वाटर नहीं है। उसमें एब्जॉर्ब होते हैं इम्प्योरिटीज जो हमें नहीं दिखता है अपने नेकेड आइज से। जब हम माइक्रोस्कोप और ये सब और भी बहुत सारे टेस्टिंग करते हैं तो हमें पता चलता है ये प्योर वाटर नहीं है। प्योर वाटर कहने के मतलब है कि जैसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि 2 पार्ट हाइड्रोजन का और 1 पार्ट ऑक्सीजन का वॉल्यूम के हिसाब से होने चाहिए। तो ऐसा वाटर, और इसके अलावा कोई भी केमिकल नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्योर वाटर। बल्कि उसको भी प्योर वाटर इसके साथ में थोड़ा बहुत कोरोशन इसमें इन्वॉल्व हो तो भी हम उसको प्योर वाटर बोल सकते हैं। कोई केमिकल नहीं मिक्स होना चाहिए, ठीक है।
तो ऐसा नहीं मिलता है हमारे नेचर में। नेचर में है बारिश के पानी जब आता है, जब मतलब समझ लो बादल से जब निकल रहा है बारिश का पानी, तो वो प्योर वाटर निकलता है, बट हमारे अर्थ तक आते आते वो प्योर नहीं रह जाता है। अर्थ के एयर में भी थोड़ा बहुत पॉल्यूशन है, और पॉल्यूशन के कारण उसमें मिक्स होता है, तो और भी बहुत सारे केमिकल्स वो अर्थ सरफेस तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा केमिकल उसमें मिक्स हो जाते हैं, जो कि जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमारे हार्मफुल है, तो इसलिए वो पूरा इम्प्योर हो जाता है, तो वो प्योर वाटर रह नहीं पाता है। ठीक है, तो हमें जहां पे भी मतलब प्योर वाटर का ध्यान रखना है। और प्योर के बाद एक टर्म आता है कि होलसम वाटर, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। होलसम वाटर का डेफिनेशन देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैं ये कर देता हूँ अंडरलाइन। होलसम वाटर इज डिफाइंड एज द वाटर विच कंटेनिंग द मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज एट रिक्विसाइट लेवल एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल इम्प्योरिटीज। कोई भी हार्मफुल इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए, और जो हमारे शरीर के लिए रिक्वायरमेंट मिनरल है, वो मिनरल बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होना चाहिए। एक मिनिमम लेवल, जितना अलाउड लेवल है बस उतना तक, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसे वाटर को क्या बोल सकते हैं? होलसम वाटर बोल सकते हैं। और होलसम वाटर और प्योर वाटर में फर्क क्या है, तो अगले लाइन में हम देखते हैं। प्योर वाटर इज ऑल्सो कोरोसिव बट नॉट होलसम वाटर। मतलब कोरोसन हो सकता है प्योर वाटर में, लेकिन होलसम वाटर में कोरोसन नहीं हो सकता है। कोरोसन वाला वाटर हम नहीं पिएंगे, वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। द वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग सेफ एंड एग्रीएबल इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ठीक है, एक और वाटर मतलब जो ड्रिंकिंग के लिए सेफ है, हमने मतलब केमिकली हमने टेस्ट कर लिया कि ये सारा हमारा एग्री करता है। हम आगे पूरा डिटेल्स में देखेंगे। क्वालिटी वाला जो क्वालिटी ऑफ वाटर जब चेक करेंगे तो वहां पर आएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी गवर्नमेंट ने सबने एक तय कर रखा है, एक मानक तय कर रखा है, तो उसको हमको फुलफिल करना है। तो अगर वो फुलफिल करता है तो वो पोर्टेबल वाटर है, वो पीने लायक है। अगर वो नहीं फुलफिल करता है तो वो पोर्टेबल वाटर नहीं है, तो पीने के लिए हमें ये जरूरी है। तो होलसम वाटर की कुछ रिक्वायरमेंट है, वो हम देखते हैं। कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। किसी भी हालत में बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। अगर बैक्टीरिया जरा सा भी है तो वो होलसम वाटर नहीं है, और वो पीने के लिए ठीक नहीं है। ये हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़े आ रहे हैं। इट शुड बी कलरलेस एंड स्पार्कलिंग। कोई भी कलर नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि वाटर का कोई कलर नहीं होता है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इट शुड बी टेस्टी, ऑर्डर फ्री एंड कूल। कूल भी होना चाहिए, ऑर्डर फ्री भी होना चाहिए, कोई स्मेल नहीं आना चाहिए, टेस्टी भी होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्शनेबल मैटर। कोई भी अलग सा मैटर कुछ भी इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट कोरोड पाइप। कोई पाइप को ये कोरोसन ना कर दे। इट शुड हैव डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड फ्री फ्रॉम कार्बोनिक एसिड सो दैट इट मे रिमेन फ्रेश। डिजॉल्व ऑक्सीजन इसमें मिक्स होना चाहिए, और कार्बोनिक एसिड वगैरह इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब मेन रिक्वायरमेंट है होलसम वाटर का। तो जैसा हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था कि हमें होलसम वाटर ही प्रोवाइड करना है ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, तो और होलसम वाटर क्या है ये हमने जान लिया। अब इसके बाद हम आते हैं आगे क्या प्लानिंग के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पे एक मैंने ये किया हुआ है। यूएन का एक रिपोर्ट था जो इंडियन सिटीज या टाउन के बारे में था। इसमें 86% जो अर्बन पॉपुलेशन का है वो प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई है, मतलब उनको मिलता है प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई। लेकिन जो 14% है अभी भी अनसेफ है। मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि 100%, इसमें तो 100% होना चाहिए कि 100% लोगों को वाटर का सप्लाई मिलना चाहिए। लेकिन शहरों में भी अभी भी 80-86% लोग ही सही पानी मिल पा रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वो लोग डायरेक्टली कहीं से कंज्यूम कर ले रहे हैं। तो ये अभी भी जो गरीब लोग हैं, जो गरीब मतलब जो सोसाइटी में रह रहे हैं, तो कहीं कहीं पे ऐसा है कि वहां पे अभी सिटीज में और टाउन्स में वहां पे भी नहीं मिल पा रहा है। ये ऐसे 83 का रिपोर्ट है, बट अभी भी ऐसा है। अभी भी 2020 में भी ये सेम कंडीशन है। मान लो परसेंटेज थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, बट अभी भी ऐसा है कि हर लोग को ड्रिंकिंग वाटर, सही ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा है, सप्लाई के द्वारा नहीं मिल पा रहा है हर शहर में, हर सिटीज में। और गांव का हालत तो और भी बुरा है। जैसा हमें पता है कि 80% इंडिया का पॉपुलेशन गांव में रहता है, लेकिन 83 के हिसाब से 6 करोड़ के पॉपुलेशन को ही मिलता था सेफ वाटर।
और अभी थोड़ा इंक्रीज हुआ होगा, बट अभी भी गांव में सप्लाई वाटर नहीं मिलता है। और सप्लाई वाटर नहीं मिलता है तो लोग डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं रिवर से, ग्राउंड वाटर से, हैंडपंप से, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब धीरे धीरे सब कुछ पॉल्यूटेड होता जा रहा है। ग्राउंड वाटर भी पहले जैसे आज से 20 साल 30 साल पहले ग्राउंड वाटर का सेफ था, बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज नहीं था, हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है, कहीं पे भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी ग्राउंड वाटर सेफ नहीं रहा, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। कोई भी रिवर सेफ नहीं रहा, कोई भी रिवर का पानी हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, कहीं कोई भी ग्राउंड वाटर का कंज्यूम नहीं कर सकते, कोई भी हैंडपंप का हम कंज्यूम नहीं कर सकते। मैक्सिमम मतलब हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल केस हो जहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े, लेकिन मैक्सिमम जो है वो ऐसा है कि वहां पे ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। कुछ इसके लिए बोर्ड बनाया गया है, बहुत सारे बोर्ड हैं। सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन नीरी नाम से एक बोर्ड है, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR लैब है जो कि टेस्टिंग वगैरह प्रोवाइड करता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बाउंड है। तो हर बहुत सारे बोर्ड्स हैं वाटर सप्लाई को मॉनिटर करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए, प्लानिंग करने के लिए कि आगे क्या करना है, कैसे हम अपने सिस्टम को सुधार कर सकें। आपके काम का चीज ये है, आपके काम का चीज है वाटर सप्लाई स्कीम का आउटलाइन, कि हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसका क्या आउटलाइन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तभी फिर हम आगे बढ़ पाएंगे, हम आगे समझेंगे कि हमारा अभी तक तो हम ये जानते मतलब जाने और ये सब बेसिक सी चीजें थी। एज ए इंजीनियर आप मतलब सबको पता है, लेकिन एज ए इंजीनियर आपको आउटलाइन पता होना चाहिए, क्या स्कीम होता है, कैसे हम करते हैं, पूरा वर्क करता है ये वाटर सप्लाई सिस्टम, और क्यों जरूरी है ये सब तो हमने देख लिया। अब हम पूरा देखते हैं। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर का मतलब है कि हम वाटर को कहाँ से कहाँ, क्या सोर्स है, मतलब वाटर कहाँ से हम ले रहे हैं। अब जैसे हमको पता है कि हम सबसे ज्यादा, अगर इंडिया जैसे कंट्री में सबसे ज्यादा अगर हम डिपेंड है तो वो रिवर पे डिपेंड है, ठीक है। ओशियन की बात मैंने पहले ही हटा दी थी कि ओशियन को हम डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि ओशियन का पानी का हम यूज ही नहीं कर सकते। वो अवेलेबल तो बहुत ज्यादा है हमारे लिए, बहुत ज्यादा सफिशिएंट से भी ज्यादा वाटर है, बट हम उसका यूज नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी डेवलप होगा, फ्यूचर की बात अलग है कि हो सकता है फ्यूचर में हम यूज करने लगे, कि रिवर जब सूखने लगेगा, ग्राउंड वाटर जब खत्म होने लगेगा और भी हमारा टेक्नोलॉजी अपडेट होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम यूज करना शुरू कर देंगे, बट आज के डेट में हम यूज नहीं कर रहे। तो और आज के डेट में इंडिया जैसे कंट्री में सबसे ज्यादा अगर हम किसी पे डिपेंड है तो रिवर पे है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सोर्स ऑफ वाटर। एज ए इंजीनियर अगर आपको कहीं पे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सेट करना है, इसका मतलब है कि कंज्यूमर तक हमें पाइपलाइन के द्वारा वाटर पहुंचाना है, क्यों किसी न्यू एरिया में जहां पे पहले से नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि सोर्स ऑफ वाटर क्या है, जो नियरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर, मतलब उस गांव के या उस एरिया में जहां पे हमें सेटअप करना है उसके अगल बगल में सोर्स ऑफ वाटर क्या है, कोई अगल बगल में रिवर है क्या, कोई अगल बगल में लेक्स है क्या। तो हमें देखना पड़ेगा, कुछ नहीं है तो ग्राउंड वाटर का चेक करना पड़ेगा स्टेटस, कि क्या ग्राउंड वाटर में उतने वाटर है कि हम उस एरिया को कवर कर सकें। उस एरिया में हमें देखना पड़ेगा कि कितना पॉपुलेशन है, कितना कंज्यूमर है, कितना कंजम्पशन है, अगले 5 साल 10 साल तक कितना कंज्यूम करने की कैपेसिटी है, तो क्या हमारा वो सोर्स उस पे फुलफिल कर देगा। तो ये सब हम मैटर करता है कि सोर्स ऑफ वाटर सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि सोर्स ऑफ वाटर क्या करेंगे, क्या लेंगे। हम डिसाइड करना पड़ेगा कि हम जिस एरिया में सेटअप करने वाले हैं उसका सोर्स ऑफ वाटर क्या होने वाला है। क्या उसके अगर आसपास से कोई नदी गुजरता हो जिसमें साल भर सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी हो, क्वालिटी भी मेंटेन हो, जो हमें जहां तक हम ट्रीटमेंट कर सके। मान लो हमारा सोर्स जो है वो बहुत ज्यादा क्वालिटी उसका खराब है, जिसको हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा लेवल खराब है, ट्रीटमेंट की भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां तक हम नहीं कर सकते, तो फिर उस सोर्स को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। जो सोर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो साल भर हमें वाटर नहीं दे रहा है, तो उस सोर्स को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो साल भर वाटर देता रहे, क्वांटिटी सफिशिएंट देता रहे, क्वालिटी सफिशिएंट हो,
तो इन सब बातों का ध्यान रख के हमें सोर्स ऑफ वाटर का डिसाइड करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब देखते हैं सोर्स ऑफ वाटर के लिए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। सरफेस सोर्स और सब सरफेस सोर्स। सरफेस सोर्सेस में हमें पता है कि रिवर सबसे इम्पोर्टेंट है, नदियां जो है इंडिया में बहुत ज्यादा नदी हैं और इसी पे हम सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो क्या जिस एरिया में नदी नहीं है तो वहां पे हमारा सोर्स नहीं है? ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पे। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सोर्स है लेक्स है, फिर पॉन्ड्स है। पॉन्ड्स और लेक्स में क्या फर्क है? पॉन्ड्स और लेक्स में फर्क है उसके साइज का, उसके क्वालिटी का। साइज ज्यादा है, लेक्स का साइज जो है, लेक्स को हिंदी में झील बोलते हैं, पॉन्ड को पोखर बोलते हैं। तो लेक्स और पॉन्ड के फर्क है साइज का। लेक्स का साइज बहुत ज्यादा होता है पॉन्ड के कंपेयर में। पॉन्ड एक छोटा सा पानी का एरिया कवर करता है, तो छोटा एरिया होने के कारण क्या होता है कि उसमें फ्लो बहुत कम हो पाता है, और फ्लो कम होगा तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होंगे और वो हमारा रिक्वायरमेंट भी नहीं पूरा कर सकता और पॉल्यूटेड भी होगा। पॉन्ड बेसिकली छोटे छोटे गांव में बनाते हैं जहां पे मान लो बारिश का पानी हम इकट्ठा करके रख सके, थोड़ा पानी मतलब वो वहां पे जमा रहे तो हमारी बेसिक नीड्स वगैरह जैसे एनिमल्स के लिए हो गया या फिर और कोई साफ सफाई के लिए हो गया, तो वहां पे पॉन्ड्स का यूज कर लेते हैं। बट हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि पॉन्ड का वाटर का यूज किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज होती है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो लेकिन हमारा सोर्स है एक, तो हम चलो इसको मानते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। और लेक्स और पॉन्ड में बहुत डिफरेंस है। पॉन्ड का वाटर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होता है, लेक्स का उसके कंपेयर में बेहतर होता है। रिवर का और भी बेहतर होता है क्योंकि लंबी लंबी नदियां होती हैं, और लेक्स थोड़ा बेहतर होता है क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत फ्लो होता रहता है। अब मैं एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन करूंगा कि कौन सा हमारा एक इम्पोर्टेंट शहर, एक इम्पोर्टेंट सिटी जो है लेक्स पे डिपेंड करता है। आप इसको गूगल सर्च करके, अगर आपको आता हो तो गूगल सर्च करके, नहीं आता है तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। अगर नहीं आता है तो गूगल सर्च करके इसको कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि कौन सा एक बड़ा शहर इंडिया का लेक पे डिपेंड करता है। फिर इम्पाउंडेड रिजर्वर, ये भी एक सरफेस सोर्स ही है। फिर सब सरफेस सोर्स में आते हैं। सब सरफेस सोर्स में स्प्रिंग्स है, वेल्स है, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज है। वेल्स और स्प्रिंग्स के बारे में हम जानते हैं। वेल्स हम सदियों मतलब बहुत पहले से हम यूज करते आए हुए हैं। ये ग्राउंड वाटर है बेसिकली। सब सरफेस सोर्स का मतलब है कि सरफेस के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर, और सब सरफेस सोर्स का मतलब है कि ग्राउंड के नीचे से हमें मिल रहा हो। तो जो वेल्स है ये हम बहुत पहले से यूज करते आए हुए हैं, कुआं जिसको बोलते हैं। और कुआं के साथ साथ हम इसको जो हैंड पंप वगैरह हम यूज करते हैं तो हम उसका भी यूज करते हैं कि हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं वाटर को। इसमें भी कई सारे टाइप्स हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं है आपको जाना। वेल्स के बहुत सारे डग वेल्स, ट्यूब वेल्स, डीप वेल्स, शैलो वेल्स, तो ये सब हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हमें इतना पता है कि हम ट्यूब वेल्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और नॉर्मल वेल जो कुआं जो अब नहीं दिखता है उसका हम यूज करते थे। इनफिल्ट्रेशन गैलरी वगैरह है कि वहां पे एक वाटर जो हमें नहीं दिखता है कि ग्राउंड वाटर में बहुत ज्यादा एक वाटर बना हुआ है, जमीन के नीचे में एक बहुत ज्यादा एक छोटा सा पॉन्ड टाइप का बना हुआ है जो हमें नहीं पता है। तो अगर हमें पता चल जाता है तो वहां से हम पानी को डायरेक्ट खींच लेते हैं। और स्प्रिंग्स वगैरह जो है वो आप मेनली पहाड़ों में जैसे निकलता है जमीन के अंदर से या पहाड़ों के बीच से, छोटी छोटी मतलब पानी कहीं से निकल रहा हो तो वो सब स्प्रिंग्स कहलाता है। छोटे छोटे धारा वगैरह निकलता रहता है, तो वहां पे उससे हम छोटे छोटे गांव, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकते, लेकिन छोटे गांव में कुछ एरिया में हम कवर कर लेते हैं। और इसका जो पानी भी रहता है इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, जैसे पहाड़ों पे मिलता है। तो जैसे उत्तराखंड में जाओगे, हिमाचल में जाओगे तो ये सब में बहुत ज्यादा स्प्रिंग्स मिलेंगे आपको, तो वहां से हम यूज कर लेते हैं। उनके छोटे से गांव में उनका यूज हो जाता है कुछ लोगों का। क्वालिटी भी अच्छी होती है तो बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं हम इन वाटर है, तो फिर हम ग्राउंड वाटर भी फोकस करेंगे, उसको भी हम ले सकते हैं सोर्स ऑफ वाटर।
या फिर क्वांटिटी वहाँ पॉल्यूशन बहुत कम है, क्वांटिटी पॉल्यूशन में बोल रहा हूँ, पॉपुलेशन बहुत कम है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, तो फिर हम ग्राउंड वाटर पे डिपेंड रह सकते हैं, उस पे भी हम कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक सोर्स है। हमारा ये है कि सेलेक्ट करना है या नहीं करना है, वो हमारे ऊपर डिसाइड है कि हम सब कुछ देखेंगे। लोकेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है कि सोर्स ऑफ वाटर को सेलेक्ट कैसे करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ वाटर। आगे हम देखेंगे सब कुछ, एक एक करके सब पे आएंगे। सोर्स ऑफ वाटर भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फिर आते हैं इनटेक वर्क पे। तो हम इन सोर्स ऑफ वाटर सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद हम इसको रिजर्व करेंगे। तो इसके लिए फिर कुछ हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कुछ रिजर्वर टाइप का बनाना पड़ेगा, मैनमेड रिजर्वर। तो हम एक जगह सेलेक्ट करेंगे, एक इनटेक सेलेक्ट करेंगे, तो वहां पे हम पाइपलाइंस के द्वारा, मोटर के द्वारा हम वहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट वर्क पे। तो हम रिजर्वर करने के बाद हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में रिजर्व कर लिया। इसके बाद हम ट्रीटमेंट सेक्शन में आएंगे। ट्रीटमेंट में भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि क्वालिटी को हम चेक करेंगे ट्रीटमेंट प्लांट में भेजने से पहले कि वाटर की क्वालिटी कैसी है। मान लो हमारे पास जो वाटर आ रहा है वो क्वालिटी में बहुत ज्यादा खराब है, जिसको हम ट्रीटमेंट करने के बाद भी साफ नहीं कर सकते, तो उस क्वालिटी के वाटर को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि बेहतर क्वालिटी, जितना ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो, जो ट्रीटमेंट प्लांट पे हमारा कम से कम लोड हो और सफिशिएंट वाटर की क्वांटिटी हो। तो ये सब डिपेंड करता है। तो हम इनटेक वर्क पे रखने के बाद, रिजर्व करने के बाद हम ट्रीटमेंट सेक्शन में जाएंगे। ट्रीटमेंट के लिए हम भेज देंगे वाटर को। ट्रीटमेंट में भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, 1 बाय 1 हम आएंगे। प्लेन सेडिमेंटेशन से भी पहले एक स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग के बाद प्लेन सेडिमेंटेशन होता है, प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन होता है, फिर फिल्ट्रेशन एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, डिसइंफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट वगैरह होता है। तो सारे ट्रीटमेंट करने के बाद फिर से हम वाटर का चेक करते हैं, वाटर की क्वालिटी की टेस्टिंग करते हैं, तब फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट होता है। यहां से फिर हम कंज्यूमर को भेजना शुरू करते हैं। सबसे फिर इसमें भी कई तरह के सिस्टम हैं, सारे सिस्टम को हम एक एक करके देखेंगे। ये सारे चैप्टर्स हैं, एक एक चैप्टर है। सोर्स ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट बहुत बड़ा सेक्शन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनटेक वर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक बहुत बड़ा सेक्शन है, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, पंपिंग सिस्टम से भेजें या ग्रेविटी सिस्टम से, सब कुछ डिटेल्स में देखेंगे। फिर लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बाद आता है वाटर मेन्स, मतलब हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ये सब डिसाइड करने के बाद हम वाटर के जो पाइपलाइन डिसाइड करेंगे, पाइपलाइन भी बिछाएंगे। तो पाइपलाइन, वाटर का मेन पाइपलाइन में हमें देंगे, वाटर का सप्लाई देंगे। तो वाटर का सप्लाई फिर मेन पाइपलाइन से फिर ब्रांचेज में जाएंगे, सर्विस पाइपलाइन में जाएंगे, तो फाइनली फिर लास्ट में जाके कंज्यूमर तक ये पहुंचेगा वाटर का सप्लाई। तो इतने स्टेप्स के बाद वाटर का सप्लाई कंज्यूमर तक पहुंचेगा और कंज्यूमर फिर इसका यूज करके फिर ये वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिव्यू कर देता हूं। वाटर सप्लाई सिस्टम का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है आउटलाइन में, वो है सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर के बाद देखना है कि कौन से सोर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर सरफेस सोर्स है या सब सरफेस सोर्स है। उसके बाद फिर हम इनटेक वर्क लेंगे, उसको रिजर्व करेंगे, फिर ट्रीटमेंट प्लांट में आएंगे। ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट करने के बाद वाटर फुल्ली सेफ हो जाएगा। जो हम होलसम वाटर की बात कर रहे थे, वो हमारा वाटर होलसम वाटर की तरह हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे, फिर कंज्यूमर तक उसको पाइपलाइंस के द्वारा पहुंचाएंगे। कंज्यूमर को पाइपलाइंस के द्वारा पहुंचाने के बाद ये वो यूज करने के बाद ये वेस्ट वाटर हो जाता है। तो इतना तक था इंट्रोडक्शन चैप्टर, हमने पूरा डिस्कस किया। और इसी के मतलब यही एक चैप्टर करके पूरे डिटेल्स में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक समरी देखें कि क्या हमने देखा, क्या हमने समझा। ये हमने समझ लिया है कि नियरली 80% ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रिंकिंग वाटर। Hence, to protect the health of community, protected water supply should be made available for all. 80% जो डिजीजेज है वो ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है? ड्रिंकिंग वाटर के द्वारा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिंकिंग वाटर साफ होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, अदरवाइज हमारे कम्युनिटी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी
और हमारा हेल्थ इशू बहुत ज्यादा होगा, मेडिकल पे बहुत ज्यादा खर्च होगा, तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द वाटर कंटेन्स मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक etc in small quantities at requisite levels and free from harmful impurities is called wholesome water. It promotes better health and is not injurious in any way. तो जो हमारा वाटर होता है वो उसमें कुछ मिनरल्स भी मिले होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मिनरल फ्री है। हम इम्प्यूरिटीज फ्री बोलेंगे, मिनरल फ्री नहीं बोलेंगे। मिनरल होने चाहिए जो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर इन सब की किसी की कमी होती है तो फिर हम बीमार पड़ते हैं, हम अलग से टैबलेट लेते हैं, अलग से गोली। आज के डेट में ये सब प्रॉब्लम आ रही है। इसका एक और भी मेन कारण है कि हम जब डिस्कस करेंगे आरओ का सेक्शन, आरओ वाटर के बारे में, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, हम अपना आज के डेली लाइफ में हम अपने घर में रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करते हैं, जो कि सबसे बेटर माना जा रहा है आजकल के ट्रीटमेंट प्लांट के हिसाब से। बट उसका एक छोटा सा नुकसान भी है कि वो सारे मिनरल्स को खत्म कर देता है। कुछ अब और भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं कि कुछ आरओ ऐसे भी आ रहे हैं कि जिसमें मिनरल्स को कंटेन करें, वो मिनरल्स जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, इस तरह के स्मॉल क्वांटिटी में उसको करें। लेकिन मोस्ट ऑफ द आरओ जो मार्केट में अवेलेबल है वो मिनरल्स को खत्म कर देता है। तो जो हमारी जरूरी की चीजें हैं जो वाटर में मिलता था वो खत्म हो जा रहा है। लेकिन फिर भी उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इम्प्योरिटी वाला वाटर ना पिए, तो इसके लिए हम आरओ का यूज करते हैं। और भी कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप होगा तो फिर हम आगे भी यूज करेंगे। जैसे अभी आरओ में भी ऐसा आने लगा है जहाँ पे मिनरल्स को खत्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम उसका यूज कर सकते हैं, बेसिक मतलब बिना कोई हिचकिचाहट के। और जो मिनरल्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इम्प्योरिटी वाला हम वाटर ना पिए। जो हमारा आरओ सिस्टम घर का होता है वो कंप्लीट इम्प्योरिटी फ्री कर देता है वाटर को। लेकिन हमें जो म्युनिसिपैलिटी लेवल पे है, जो हमें एरिया में सप्लाई देना है, तो हमें क्या करना है कि हम ऐसा वाटर फिर भी सप्लाई करें जो कि आरओ वाले वाटर की तरह हो, उस कंडीशन का हो, जिसे हम होलसम वाटर कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा यही था। आज के इंट्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि द वाटर कंटेन्स मिनरल्स लाइक calcium, magnesium, iron, zinc etc in a small quantity at requisite levels and free from harmful impurities is called wholesome water. It promotes better health and is not injurious in any way. ये सब जो छोटे छोटे मिनरल्स हैं स्मॉल क्वांटिटीज में, ये हमारे हेल्थ के लिए बेटर हैं, खराब मतलब किसी भी तरह से इंजरी नहीं करते हैं। इसकी क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा है तो फिर नुकसान है, क्वांटिटी अगर एक मिनिमम लेवल में है तो फिर सही है। नेक्स्ट है टू अचीव द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। खैर ये बहुत पुराना गोल था, इसको हमने बहुत सही तक अचीव किया है। ठीक है, तो फिर हम यहीं पे एंड अप करते हैं। ये कुछ मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप। व्हाट आर द यूजेज ऑफ वाटर, डिफाइन होलसम वाटर, व्हाट इज पोर्टेबल वाटर, राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी वाटर सप्लाई। ठीक है, तो इन सब आंसर को आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। और ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है इसको आप अपने कॉपी में बनाकर अपना नोटबुक तैयार करें, और ये इनको पहले से ही शुरू से आप पूरा नोटबुक में तैयार करते रहें। जहाँ पे दिक्कत आए फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर से वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिव्यू कर देता हूं कि आज हमने क्या क्या देखा। सबसे पहला हमने पढ़ा कि इम्पोर्टेंस क्या है वाटर सप्लाई का, क्यों नेसेसिटी है, नीडफुल क्या है, क्यों नीड है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर सप्लाई, क्यों ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है। दूसरा इम्पोर्टेंट है होलसम वाटर। उसके बाद हमारा प्लानिंग है, ये सब कुछ बोर्ड्स हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। और लास्ट में एक आउटलाइन है पूरे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ खत्म होता है हमारा वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। तो ये सारा कुछ था, छोटा सा समरी हमने बनाया। नेक्स्ट इसके बाद हम दूसरे चैप्टर में वाटर डिमांड्स पे आएंगे कि वाटर की क्वांटिटी कैसे हम डिसाइड करेंगे, कितना डिमांड है, कितना पॉपुलेशन है, तो ये सब डिमांड और कितना कंजम्पशन है, तो ये सबको हमें डिसाइड करना पड़ेगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना क्वांटिटी चाहिए वाटर का किसी भी एरिया का।
तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लेक्चर 1 यहीं पे मैं एंड अप करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो यहीं पे मैं एंड करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।